तो आज के सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। और उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये टॉपिक है प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ आईपी फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, इससे हम लोग आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और ज़्यादातर आजकल जो मैं देखता हूं कि वेबिनार वगैरह होते हैं, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग संजीदा हो गए हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि हम लोग सब स्पेशल फील्ड से जुड़े हुए हैं और स्पेशल फील्ड में हमारे पास तरह तरह के बच्चे होते हैं। तो हम लोग खास तौर पर आज जिन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं वो बच्चे श्रवणबाधित बच्चे हैं, कि अगर हमारे क्लास में कोई श्रवणबाधित बच्चा है तो श्रवणबाधित बच्चे को किस तरह से हम बेहतर एक आईपी तैयार करें और उस आईपी से वो बच्चा लाभान्वित हो सके, तो उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और उम्मीद है कि काफ़ी कुछ हम लोगों को इसमें नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं एजुकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एजुकेशन इज टू डेवलप द इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स, टैलेंट्स, एबिलिटी एक्सेट्रा ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम आउटसाइड एंड डेवलप देम। सम चिल्ड्रन आर स्पेशल एबिलिटीज, नीड्स, रिकॉग्नाइजिंग देयर एबिलिटीज, नीड्स एक्सेट्रा एंड चेंजिंग देयर teaching strategy accordingly is the excellence of a skilled teacher। मतलब कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, प्रतिभाएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, और उनको हमें बाहर लाना है। और बाहर लाने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो है कई तरह के बच्चे होते हैं। तो उन बच्चों में कुछ बच्चे जो होते हैं वो विशेष क्षमता या आवश्यकता वाले होते हैं। तो उनकी आवश्यकताओं और जो क्षमताएं होती हैं उनको हम पहचानें, और पहचानने के बाद उनके अनुरूप जो हम अपनी शिक्षण रणनीति अगर हम अपनाते हैं तो हम एक कुशल और एक उत्कृष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। थोड़ा सा हम जान लें कि आईपी क्या है। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम आईपी इज ए रिटन प्रोग्राम डेवलप्ड बाय द स्पेशल एजुकेशन टीम ऑफ स्कूल्स विद इनपुट फ्रॉम पेरेंट्स and others, and it specifies the way students achieve their educational goals। मतलब कि आप देख रहे होंगे कि मैंने बाइलिंगुअल में कर दिया है, तो आप लोगों को इसमें समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जो आईपी है वो स्कूलों की विशेष शिक्षा टीम के द्वारा माता पिता तथा अन्य से जो प्राप्त इनपुट होता है उसके साथ हम विकसित करते हैं। और ये एक लिखित कार्यक्रम है और ये छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके को हमें बताता है, उसकी ओर हमें ले जाता है। तो हम आज जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले कि जो हमारे क्लास होती है, हमारी क्लास में तरह तरह के बच्चे होते हैं। कुछ जिनको हम बोलते हैं कि नॉर्मल बच्चे होते हैं, कुछ जिनको हम बोलते हैं स्पेशल नीड्स के होते हैं। स्पेशल नीड्स में भी कई तरह के बच्चे होते हैं। उनमें हमारे पास श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक मंदित या अदर जो डिसेबिलिटीज होती हैं उन डिसेबिलिटीज के बच्चे हमारी क्लास में देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे एक आपके सामने जो पिक्चर दिख रही है कि जो हमारे जो क्लास है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं। अगर हम सारे बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाना चाहें, एक ही तरह से डील करना चाहें और एक ही तरह से इनका एवेल्युएशन करना चाहें तो शायद हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, व्यक्तिक विभिन्नता है। हर बच्चे की नीड अलग है, हर बच्चा अपने ढंग से सीखता है, हर बच्चा अपने ढंग से अभिव्यक्ति करता है, हर बच्चा अपने ढंग से जो एग्जामिनेशन का जो आंसर्स होते हैं उसको आंसर्स को देता है। लेकिन अगर हम सभी बच्चों पे एक ही चीज़ लागू कर दें, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है कि आप सब तभी पास होंगे जबकि आप स्केल पर चढ़ जाएंगे। तो इसमें से कुछ जो होंगे जो जिनकी प्रवृत्ति है चढ़ने की या जिनके हैबिट में है वो तो पेड़ पे चढ़ जाएंगे। बाकी जिनकी हैबिट नहीं है या जिनकी प्रवृत्ति नहीं है या जो सक्षम नहीं है वो शायद उस पेड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे। तो हमें ये देखना होता है कि बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, जो वैयक्तिक विभिन्नता है, उस वैयक्तिक विभिन्नता को हमें ध्यान में रखना है। और हर बच्चा अपने आप में अलग होता है और हर बच्चे अपनी कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो हम उस बच्चे की पृथकता को पहचानें, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को पहचानें और उसकी क्वालिटी और पृथकता के अनुसार हम अपने शिक्षण अधिगम को मॉडिफाई करें और उसके अनुसार ढालें, तो शायद वो सारे बच्चे हमारी क्लास में लाभान्वित हो सकते हैं।
अब देखेंगे कि हमारे पास जो एक टीचर होता है और एक क्लास होती है, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। हर बच्चा जो होता है उसके सीखने की जो क्षमता होती है अलग ढंग की होती है। टीचर अगर सेम मेथड से, सेम तरीके से, अगर मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 समानुपातिक बच्चे, जो हमारा रेशियो चलता है कि 8 से 10 बच्चे क्लास में होने चाहिए, अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे की जो सीखने की क्षमता है वो अलग है। अलग कैसे है? कुछ बच्चों की जो है हो सकता है कि सीवियरिटी लेवल जो है, हियरिंग की सीवियरिटी लेवल है, हो सकता है ज़्यादा हो, कुछ बच्चों की सीवियरिटी लेवल कम हो। कुछ बच्चे जो कि आईक्यू लेवल इनका बहुत अच्छा हो, कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल शायद इतना अच्छा ना हो, या कुछ बच्चे बहुत एकाग्रचित होकर के पढ़ते हैं और कुछ बच्चे अपना पूरा ध्यान न देते हों। तो हर बच्चे की सीखने की नीड है, हर बच्चे की सीखने की नीड अलग अलग है, लेकिन सिखाने वाला टीचर कितने हैं? सिखाने वाला टीचर क्लास में एक है। उस टीचर को सभी 10 बच्चों को पढ़ाना है और 10 बच्चों में डेवलपमेंट सही ढंग से करना है। अब वो सही ढंग से कर पाए तो ये एक चैलेंज है, क्योंकि हर बच्चे की नीड अलग है और हर बच्चे की नीड के अनुसार अगर वो टीचर पढ़ाने के लिए चला जाएगा तो शायद उसको पढ़ाने में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो किया क्या जाए? अब आप देखिए, टीचर पढ़ाता है, बच्चे परफॉर्मेंस देते हैं। अगर टीचर की जो स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस देते हैं, उनकी उपलब्धि जो होती है बहुत अच्छे ढंग की होती है, तो उसको, उस टीचर को गुड परफॉर्मेंस के लिए उसको सम्मान मिलता है, प्रेज मिलता है। किधर से सम्मान मिलता है? स्टूडेंट की तरफ से सम्मान मिलता है, प्रिंसिपल से सम्मान मिलता है, गार्जियन से सम्मान मिलता है, कलीग्स जो उसके साथ में जो काम करने वाले होते हैं उनसे भी उस टीचर को सम्मान मिलता है, वाहवाही मिलती है और उनको कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है, बहुत अच्छे ढंग से आपने काम किया है, क्योंकि आपकी क्लास के बच्चों का परफॉर्मेंस है बहुत उच्च कोटि का है, बहुत अच्छे दर्जे का है। लेकिन अगर उसी क्लास के बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो खराब होता है, अच्छा परफॉर्मेंस बच्चे नहीं दे पाते हैं, तो फिर क्या होता है? यहाँ ब्लेमिंग शुरू हो जाती है, यानी कि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। इधर टीचर भी, स्टूडेंट भी टीचर पे आरोप लगाएगा, प्रिंसिपल भी टीचर पे आरोप लगाएगा, गार्जियन भी टीचर पे आरोप लगाएगा, उसके कलीग्स जो हैं वो भी टीचर पे आरोप लगाएंगे। अब टीचर क्या करेगा? वो सब पे आरोप लगाएगा कि स्टूडेंट अच्छे नहीं है, स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं, कि जो प्रिंसिपल है हमें सुविधाएँ नहीं देते हैं, जो गार्जियन से कोऑपरेट नहीं करते हैं, जो हमारे कलीग्स हैं वो हमारा साथ नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले में जब गुड परफॉर्मेंस होती है तो शाबाशी मिलती है, और जो पुअर परफॉर्मेंस होती है तो उसके लिए हमें ब्लेम का सामना करना पड़ता है, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। तो ये गुड परफॉर्मेंस रहे, वो पुअर परफॉर्मेंस ना रहे, हम बेहतर ढंग से टीचर परफॉर्मेंस दे पाए और बेहतर ढंग से विद्यार्थी उसका जो है सीखने के बाद अपनी उपलब्धि जो है अच्छे ढंग से इंगित कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर कुछ करे। या तो टीचर अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है या अच्छा जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है उसके लिए सेटिस्फाई हो जाए कि भाई कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, मैं थर्ड आया हूँ, तो 2 + 1 = 3 हो गया, मतलब मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ। ये एक पहले नंबर पे आया, मुझसे ऊपर कुछ लोग जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मुझसे कुछ ऐसे लोग ऊपर हैं जो कि थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा सबसे कम परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तब तो चलिए, फिर आपका कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, इफ़ नॉट, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो डू समथिंग डिफरेंट। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने परफॉर्मेंस से, आपके बच्चों की परफॉर्मेंस की जो है वो अच्छी से नहीं हो रही है, तो आपको कुछ ना कुछ अलग करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप बच्चों की परफॉर्मेंस को सुधार पाएंगे। नहीं तो संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, आप संतुष्टि रहेंगे, आप बेहतर नए ढंग से कुछ कर नहीं पाएंगे। अब आप देखिए कि हमारी जो क्लास होती है, उस क्लास में जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, अगर उनको कैटेगराइज किया जाए, मैं अगर किसी एक विषय की परीक्षा लेता हूँ, अगर मैं किसी एक विषय की परीक्षा लेता हूँ तो उस विषय में जो परफॉर्मेंस होती है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे, इधर रेटिंग देखेंगे कि कुछ बच्चे उसमें पुअर होंगे, कुछ बच्चे बिलो एवरेज होंगे, कुछ बच्चे एवरेज होंगे, कुछ अबव एवरेज होंगे, कुछ एक्सीलेंट। तो ये परफॉर्मेंस का जो स्तर है, किसी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसी में आपको कम देखने को मिलेगा।
तो ये हकीकत है कि एक ही क्लास के बच्चे, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की मैंने बात किया कि वैयक्तिक विभिन्नता है, तो वैयक्तिक विभिन्नता के कारण ये जो परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता रहेगा। एक समान परफॉर्मेंस कभी भी नहीं आ सकता, भले थोड़ा अंतर रहे लेकिन परफॉर्मेंस भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। अब मैं अगर कहूँ कि ये जो परफॉर्मेंस आपके सामने दिख रही है, तो इस परफॉर्मेंस के आधार पे मैं अगर आईपी करना चाहूँ तो किन बच्चों पे मैं आईपी करना चाहूँगा? कोई एक मुझे एक इनपुट दीजिए कि जो आपके सामने जो ये कैटेगरी दिख रही है, अगर आईपी करना चाहें तो किन पे किया जा सकता है? कोई बताना चाहें? कोई एक बताइए मुझे प्लीज़। मैं सोच रहा हूँ इंटरेक्टिव रहे, एक तरफा न रहे, हम आपसी बातचीत भी करते रहें। मेरी आवाज़ तो आ रही है सबको? हाँ सर, आवाज़ आ रही है। कोई मुझे लगता है बोलना नहीं चाह रहा है। चलिए जी। तो ये जो आपके सामने जो कैटेगरी दिख रही है, इस कैटेगरीज में डिफरेंसेज आपको देखने को मिल रहे हैं। डिफरेंसेज जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेज का भी डिफरेंस आएगा। मैंने कहा एक सब्जेक्ट का मैंने आप परीक्षा लिया और उस सब्जेक्ट की परीक्षा का जो रिजल्ट रहा वो आपके सामने इस तरह से दिखेगा। अब मैं कहूँ कि जो बिल्कुल पुअर हैं इनके लिए मुझे आईपी करने की ज़रूरत है, या जो बिलो एवरेज है उनके लिए आईपी करने की ज़रूरत है, या जो एवरेज लेवल के स्टूडेंट हैं उनको ज़रूरत है, अब एवरेज वालों को ज़रूरत है, एक्सीलेंट वालों को ज़रूरत नहीं। इसमें से किसी एक बच्चे को आईपी की ज़रूरत नहीं है, इनमें सभी बच्चों को आईपी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि किसी एक विषय की जो परफॉर्मेंस है आपके सामने दिख रही है। हो सकता है कि वो बच्चा किसी दूसरे सब्जेक्ट में जिसमें एवरेज था, हो सकता है उसमें पुअर आ जाए, या जिसमें एवरेज था हो सकता है कि वो एवरेज में पहुँच जाए या एक्सीलेंट में आ जाए। क्योंकि हर बच्चे की मैंने कहा कि जो सीखने की क्षमता है अलग अलग है, परफॉर्मेंस की क्षमता अलग अलग है। तो हर बच्चा हर सब्जेक्ट में स्ट्रांग नहीं हो सकता है। हो सकता है कि मैथ में वो एक्सीलेंट आ जाए, और अगर हम कहें कि वो जो हिंदी है वो हिंदी में हो सकता है उसका बिलो एवरेज आ जाए। तो ये डिफरेंसेज है। मैं अगर कहूँ कि जो एबव एवरेज है इनको ज़रूरत नहीं है आईपी की, नहीं, मैं गलत। इसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरिया उसका उस बच्चे का होगा जिस एरिया में वो बच्चा कमज़ोर होगा, और जिस एरिया में वो बच्चा कमज़ोर होगा उसी एरिया में हमें आईपी करने की ज़रूरत पड़ेगी। जिसमें स्ट्रांग है वो स्ट्रांग है ही, क्योंकि उसमें बेहतर कर रहा है, वो एवरेज दे रहा है या एक्सीलेंट दे रहा है, तो उसमें हमें आईपी की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस एरिया में कमज़ोर है हमें हर हालत में आईपी के लिए उस एरिया में करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब सोचिए कि ये जो आपको ऊपर ये जो आपको दिखाई गई है कैटेगरी, उस कैटेगरी को अगर हम देखें तो हम देखें किन बच्चों को हमें आईपी की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि जो आपका एक सामान्य पाठ्य योजना आपको तैयार होती है, जो कि एक 40 मिनट से लेकर 45 मिनट है, 25 मिनट से लेकर 45 मिनट, 1 घंटे जो आपका जो लेसन प्लान बनता है उसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो शायद इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में नहीं रख पाता है, क्योंकि हमारी क्लास में हम अगर एक सामान्य तौर पर देखें तो हमारी क्लास में मुख्यतः 3 तरह के बच्चे मिलेंगे, जो कि उच्च स्तर के बच्चे होंगे, एक मध्यम स्तर के बच्चे होंगे और एक निम्न स्तर के बच्चे होंगे। मैं परफॉर्मेंस के आधार पर कह रहा हूँ, केवल जो परफॉर्मेंस होती है बच्चों की उस आधार पर कह रहा हूँ। तो मैं ये कहूँ कि मैं सभी के बच्चों को इक्वलिटी के तहत देखता हूँ, मैं सभी को समान देखता हूँ, एक दृष्टि से देखता हूँ। मैं किसी बच्चे में कोई अंतर नहीं समझता हूँ, मैं सबको बराबर पढ़ाता हूँ, सबको बराबर सुविधाएं देता हूँ। तो वो अपनी जगह पर तो टीचर सही है, लेकिन कहीं न कहीं वो गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि हर बच्चे की नीड अलग है। तो एक दृष्टि से आप देख रहे हो बात ठीक है, लेकिन एक दृष्टि से देखने से सभी बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब आप दूसरे पे आ जाइए, इक्विटी की बात कर रहा है कि भाई जिन बच्चों को हमें मदद की ज़रूरत है उन बच्चों को मदद करें, और जिन बच्चों को मदद की ज़रूरत नहीं है उन बच्चों को हम जो है मदद ना करें क्योंकि वो सक्षम हैं। या फिर जिन बच्चों को जिस लेवल की मदद की ज़रूरत है उन बच्चों को उस लेवल की मदद की जाए, मतलब जो बहुत कमज़ोर है उनको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करें, जो एवरेज या जो एवरेज से कम है उनको थोड़ा सा कम जो है सपोर्ट किया जाए, और जो एक्सीलेंट है या एवरेज है उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इक्विटी की बात कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इक्विटी भी अगर कह देंगे तो जो
मजबूत वाले बच्चे आपके होंगे या जो स्ट्रांग बच्चे होंगे वो कहेंगे हमें जो सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, बाकी और जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भेदभाव का शिकार हो जाएंगे। ये भी देखने को मिलता है। अब ये तीसरा जो है हमारा एक रियलिटी की बात है, क्योंकि हर एक टीचर के निगाह में वो स्टूडेंट ज़्यादा रहता है जो बेहतर करता है, या जो एक्सीलेंट होते हैं, या जो एबव एवरेज होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं वो टीचर की निगाह में चढ़े हुए होते हैं, और टीचर उनको मुझे लगता है कि ज़्यादा सपोर्ट करने पे लग जाते हैं, क्योंकि ये बच्चा बेहतर है, अच्छा करता है, इसलिए इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो बेहतर नहीं कर रहा है, वो बेकार है, तो उसको रहने को छोड़ दे। तो ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा, जो बेहतर है वो और बेहतर होता चला जाएगा, जो एबव एवरेज है वो एबव एवरेज से और ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो नीचे का बच्चा है वो वहीं रह जाएगा, उसको हम कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी निगाह में वो बच्चे हैं जो बच्चे बेहतर ऑलरेडी कर रहे हैं। तो हमें इस तरह से भी नहीं देखना। अब जो चौथी स्थिति है, लिबरेशन वाली स्थिति है, कि जो भी बाधा है हम उस सामने की बाधा को ही हटा दें। हम सामने की बाधा को हटा दें तो जो बाधा ही सामने नहीं रहेगी, सारे बच्चे एक समान आगे बढ़ जाएंगे, सारे बच्चे लाभान्वित हो पाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री खत्म कर दी गई, और तीनों इसमें से उस जो आनंद लेना चाह रहे थे मैच का, या जो बेसबॉल जो चल रहा है उसका मैच आनंद लेना चाह रहे थे, तो सारे बच्चे उसका आनंद ले रहे हैं। अब क्या ये पॉसिबल है कि हम उस बैरियर को पूरा खत्म कर दें? मैंने बात किया था इंडिविजुअल डिफरेंसेज की, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की अपनी जो है विशेषताएं हैं, हर बच्चे की अपनी कमियां हैं, तो सभी बच्चों के लिए एक साथ हम बाधा को खत्म शायद नहीं कर सकते हैं। तो ये चारों स्थितियों में कहीं ना कहीं हमें संदेह की स्थिति देखने को मिलेगी अगर हम आईपी के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो अब क्या किया जाए? अब हमें बेहतर करना है और बच्चों को सपोर्ट करना है, तो हमें एक आईपी की टीम का गठन करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आईपी टीम का हमें गठन करना पड़ेगा, और इस टीम में कौन कौन से लोग सम्मिलित होंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होंगे, और जो प्रोवाइडर हैं स्पेशल एजुकेशन के वो प्रोवाइडर्स होंगे, और दूसरे में आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स एज एप्रोप्रिएट, मतलब जो उपयुक्त विद्यार्थी जिन पे हमें आईपी की जानी है, उन विद्यार्थियों के उपयुक्त विद्यार्थी वो इसमें सम्मिलित होंगे। रेगुलर एजुकेशन टीचर, जो हमारी जो मुख्य धारा के जो शिक्षक हैं वो शिक्षक इसमें सम्मिलित होंगे। स्कूल सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव्स, जो स्कूल की जो व्यवस्था के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। ट्रांजिशन सर्विसेज एजेंसीज रिप्रेजेंटेटिव्स, जो ट्रांजिशन सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं वो उस आईपी टीम में सम्मिलित होंगे। पेरेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जो माता पिता हैं, जो गार्जियंस हैं, वो इस टीम में सम्मिलित होंगे। और अदर विथ नॉलेज और स्पेशल एक्सपर्टाइज अबाउट द चाइल्ड, जो कि बच्चे के बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं, या जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स लोग भी इस टीम में सम्मिलित होंगे। फिर ए पर्सन हु कैन इंटरप्रेट इवेल्युएशन रिजल्ट, जो विद्यार्थियों का जो इवेल्युएशन रिजल्ट तैयार करता है, जो इसका इंटरप्रेशन करता है, जो विद्यार्थियों के मूल्यांकन का है, वो भी इसमें सम्मिलित होगा। तो जो आइडिया है इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट है 2014 में, उसने भी कहा है कि जो स्पेशल बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए आईपी तैयार की जानी चाहिए। उस आईपी में जो स्थानीय जो राज्य के जो स्कूल हैं, वो स्कूल जो नॉर्मल स्कूल के टीचर हैं, गार्जियंस हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, या जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को उस टीम में सम्मिलित किया जाए, और वो लोग जो विचार दें उस विचार को स्टूडेंट के जो सुधार संबंधित विचार हैं उसको आईपी में सम्मिलित किया जाए और विद्यार्थियों को लागू किया जाए। तो आइडिया ने भी इसमें काफ़ी कुछ कहा हुआ है। तो क्या हुआ, एक टीम तैयार हो गई, किसके लिए? आईपी तैयार करने के लिए, या आईपी को लागू करने के लिए हम एक टीम तैयार करें। अब टीम तो तैयार हो गई, टीम तैयार होने के बाद क्या करना है? अब सोचिए कि ये एक पॉट है, इस पॉट में पानी भरना है। इस पॉट में पानी भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या करना है? शायद हमें अगर पानी इसमें भरना होगा, सबसे पहले ऊपर का ढक्कन हटाना होगा। ढक्कन हटाने का मतलब है कि हम उस बच्चे को चिन्हित करें
जिस बच्चे में बहुत सारी कमियां हैं या जिस बच्चे को हमें आईपी करनी है, तो उस बच्चे को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद हमने जैसे ढक्कन उठाया, उसमें पानी भरा, तो शायद इसमें पानी नहीं भर पाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे होल्स। अब ये होल्स क्या आपको इंगित कर रहे हैं? क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं श्रवण बाधित बच्चे, उसमें बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे कमियां देखने को मिलती हैं। ये जो होल्स हैं, ये होल्स इन कमियों को इंगित कर रहे हैं कि जब तक हम इन छेदों को, जो ये होल्स हैं, इन होल्स को जब तक हम नहीं फिलअप करेंगे, इनको जब तक हम नहीं भर देंगे या छेद को बंद नहीं कर देंगे, तब तक हम इस पॉट में पानी नहीं भर सकते हैं। इसी तरह से जब तक इस श्रवण बाधित बच्चों में बहुत सारी जो कमियां हैं, उन कमियों को जब तक हम सील नहीं कर देते हैं, उन कमियों को हम दूर नहीं कर देते हैं, कमियों को सुधार नहीं कर देते हैं, तब तक हम उस बच्चे को अन्य बच्चों के लेवल पे नहीं ला सकते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें ये देखना है कि उन बच्चों में कौन कौन से क्षेत्रों में कमियाँ देखने को मिलती हैं। अब देखिए, एरिया ऑफ आईपी फॉर AWHI, जो स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट हैं, उनमें कौन कौन से क्षेत्र में हमें कमियाँ देखने को मिल सकती हैं। पहले ऑडिटरी एरिया, जो श्रवण से संबंधित जो एरिया है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। स्पीच के एरिया में कमी देखने को मिलती है। जो वाणी के एरिया उसमें कमी देखने को मिल सकती है। लैंग्वेज यानी कि भाषा से संबंधित जो एरिया है उसमें हमें कमी देखने को मिल सकती है। कम्युनिकेशन के एरिया, संप्रेषण के एरिया में कमी देखने को मिल सकती है। एकेडमिक जो एरिया है, जो हमारे विषय संबंधित जो एरिया है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। लेजर टाइम एक्टिविटी, जो खाली समय का जो उपयोग होता है उसको बेहतर ढंग से विद्यार्थी उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हमें कमियां देखने को मिल सकती हैं। डेली लिविंग स्किल्स में हमें कमियां देखने को मिल सकती हैं। पर्सनल केयर में यानी व्यक्तिगत बच्चों की देखभाल में कमियां मिल सकती हैं। साइकोलॉजिकल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हमें में कमियां देखने को मिल सकती हैं। या अदर एरियाज अगर कुछ आइडेंटिफाई किए जाते हैं विद्यार्थी में, बहुत सारे एरिया और हो सकते हैं, उन एरिया में भी हमें कमी देखने को मिल सकती है। यानी कि ये एरिया में कमी मतलब ये सारे होल जो इंगित कर रहे थे, यही होल से ये सारे की कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में या लगभग बहुत सारे एरिया में विद्यार्थी के कमियां देखने को हमें मिल सकती है। अब अगर ये कमियां हैं तो हमें क्या करना है? अब हमें आईपी तैयार करनी होगी। अब आईपी तैयार करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं? सेलेक्टिंग द स्टूडेंट, सबसे पहले हमें विद्यार्थी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जो विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को चिन्हित करना पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम एनालिसिस, जो समस्याएं उनको एनालाइज करना पड़ेगा, अलग अलग देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्षेत्र में किस किस तरह की कमियां हैं। फिर सेटिंग ऑफ गोल्स, हमें गोल सेट करना पड़ेगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ प्लान, हमें ये योजना तैयार करनी पड़ेगी। फिर प्रिपेयरिंग असिस्टिव मटेरियल, उस प्लान को लागू करने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स को तैयार करना पड़ेगा जिससे कि बेहतर ढंग से हम आईपी को लागू कर पाएँ। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, हमें उस जो प्लान हमने आईपी का तैयार किया हुआ है उस प्लान को कैसे हम लागू करेंगे। फिर असेसमेंट, जो हमने प्लान को लागू कर दिया उसके बाद क्या डेवलपमेंट विद्यार्थी हुआ, असेसमेंट के द्वारा हम देखते हैं। तो हम इन सारे स्टेप्स को बारी बारी से एक एक करके समझेंगे जिससे कि हमें आईपी बेहतर ढंग से समझ में आए। तो जो सेलेक्टिंग द स्टूडेंट, अगर हमें किसी बच्चे को सिलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने के लिए हम दो तरीके अपनाएंगे। पहला है इंडिविजुअल रूप से, हम वैयक्तिक रूप से डाटा एकत्रित करें और इंडिविजुअल रूप से उस बच्चे के बारे में डाटा हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। पहला जो होगा, स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो हमें डाटा दे सकता है। जो क्लास टीचर है उसके पास विद्यार्थी संबंधित डाटा होगा। सब्जेक्ट टीचर के पास विद्यार्थी का डाटा होगा। हॉस्टल वार्डन जो होगा उसके पास डाटा मिल सकता है। गार्जियन, जो स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं या जो गार्जियन है, उनसे हमें डाटा मिल सकता है। ईएनटी, क्योंकि श्रवण बाधित बच्चा है, ईएनटी जो स्पेशलिस्ट होगा उसके पास हमें डाटा मिल सकता है। ऑडियोलॉजिस्ट के पास हमें उस विद्यार्थी का जो ऑडियोग्राम है या जो हियरिंग चेकअप की रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स हमें मिल सकती हैं। स्पीच थेरेपिस्ट, जो बच्चे में जो वाणी का सुधार करता है, वहाँ से हमें डाटा मिल सकता है। साइकोलॉजिस्ट, अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम से संबंधित साइकोलॉजिस्ट हमें डाटा मिल सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट, अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम विद्यार्थी में है तो फिजियोथेरेपिस्ट डाटा मिल जाएगा। लाइब्रेरियन, क्योंकि जो हर एक स्कूल लाइब्रेरी होती है वहाँ भी वो विद्यार्थी जब पढ़ने जाता है तो कुछ ना कुछ डाटा लाइब्रेरियन के पास विद्यार्थी से संबंधित होता है।
फिजिशियन एंड सर्जन, अगर विद्यार्थी के बारे में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो फिजिशियन सर्जन के पास हमें उसकी कुछ डाटा मिल सकता है। कैंटीन ओनर, क्योंकि कैंटीन में विद्यार्थी काफ़ी समय बिताता है, खाने पीने से लेकर के चाय नाश्ते को लेकर के वहाँ बिताता है, तो वहाँ से भी हमें डाटा मिल सकता है। कैंटीन ओनर जो होता है विद्यार्थी के बारे में डाटा दे सकता है। उसके बाद ड्राइवर, जो बस का जो चालक होता है, जो जिस वाहन से विद्यार्थी आता जाता है, वो विद्यार्थी के बारे में बहुत सारा डाटा उसके पास भी होता है। उसका बिहेवियर कैसा है, कैसे आता जाता है, क्या विद्यार्थी के साथ उसका रवैया कैसा है, वो सारा दे सकता है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट हैं उसके साथ वाले और विद्यार्थी के जो मित्र हैं, वो लोग भी उस विद्यार्थी के बारे में डाटा दे सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो व्यावसायिक प्रशिक्षक होते हैं या फिर जो उनको कुछ ऐसी प्रशिक्षण दे रहे होते हैं जो कि उनके भविष्य में उनको रोजगार परक शिक्षा से जोड़ता है, वो भी डाटा दे सकता है। सोशल वर्कर्स, जो कि उस सोसाइटी में विद्यार्थी जहाँ रहता है वहाँ सोसाइटी में काम कर रहा होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ डाटा विद्यार्थी के बारे में दे देगा। तो ये इंडिविजुअल रूप से हमें डाटा जो सिलेक्ट करना है, तो ये सारे लोगों से हमें डाटा विद्यार्थी के बारे में एकत्रित करने का मौका मिल सकता है। अब दूसरा तरीका क्या है, रिकॉर्ड्स। अब विद्यार्थी के बारे में दूसरा तरीका है कि रिकॉर्ड्स के द्वारा हम डाटा इकट्ठा करेंगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, जो हर साल विद्यार्थी की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती है, हर एक क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, इस प्रोग्रेस रिपोर्ट से पता चल जाता है कि किस एरिया में विद्यार्थी कमजोर है। केस हिस्ट्री, हर एक विद्यार्थी जो भी एडमिशन स्कूल में लेता है, खासकर स्पेशल स्कूल में, तो उस बच्चे का केस हिस्ट्री जो स्कूल तैयार करता है, केस हिस्ट्री से बहुत सारा डाटा हमें मिल जाता है। अटेंडेंस रजिस्टर से हमें मिल सकता है कितने दिन क्लास अटेंड करता है, अगर नहीं करता है तो हो सकता है उसके एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो ये भी हो सकता है। एजुकेशनल प्लान, जो विद्यार्थी के संबंध में कोई एजुकेशनल प्लान तैयार किए जाते हैं, कब हमें कैसे इसके साथ डील करना है, किस तरह से इसको पढ़ाना है, क्या इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, कैसे इसको हम आगे ले जाना है, उस प्लान से भी हमें डाटा मिल सकता है। या जो पिछले साल के जो डाटा एजुकेशनल प्लान के हैं उनसे भी हम ले सकते हैं। करिकुलम से हमें बहुत सारा मिल सकता है कि जो करिकुलम विद्यार्थी ने पिछले साल अचीव किया है, करिकुलम वो उसके उपयुक्त था, उसके लिए नहीं था। टेस्ट रिकॉर्ड, जो भी टेस्ट अभी तक लिए गए हैं, चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, जो भी टेस्ट विद्यार्थी लिए गए थे वहाँ से भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, जो विद्यार्थियों के जो अभी तक जो ट्रीटमेंट हुआ है, या चाहे भाषा संबंधित हो, वाणी से संबंधित हो, या फिर उसका क्या कहते हैं हियरिंग से संबंधित हो, जो भी उसका ट्रीटमेंट अभी तक, या स्वास्थ्य से संबंधित हो, किसी भी तरह का जो ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स है वहाँ से भी हम डाटा ले सकते हैं। उसके बाद डाइट चार्ट, विद्यार्थी के खान पान का भी कहीं ना कहीं उसके मानसिक स्तर पे कहीं ना कहीं असर डालता है, उसके स्वास्थ्य पे असर डालता है, तो डाइट चार्ट से भी हमें मिल सकता है कि खाने पीने के आपके क्या है, किस तरह से ये जो विद्यार्थी स्वस्थ नहीं है तो अगर क्या कारण हो सकता है, यहाँ से भी डाटा ले सकते हैं। ये दो तरीके हैं, एक है इंडिविजुअल और दूसरा है रिकॉर्ड्स। इसके द्वारा हम विद्यार्थी के बारे में क्या कर पाएंगे, सेलेक्टिंग द स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से डाटा एकत्रित कर सकते हैं। और खुद हम पर्सनल कुछ टेस्ट लागू करके भी विद्यार्थी का डाटा ले सकते हैं, वो टेस्ट हमें खुद तैयार करने होंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, अब जो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन है, दूसरा जो स्टेप था, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि ये ऑडिटरी से संबंधित उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऑडिटरी के जो क्षेत्र होते हैं, डिटेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये 4 मेजर एरियाज होते हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग के। तो ये ऑडिटरी ट्रेनिंग की 4 मेजर एरियाज में किस एरिया में विद्यार्थी की कमियां हैं, उस एरिया में कौन कौन सी कमियां हैं, क्या क्या कमियां उसमें पाई गई हैं, पहले उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है और वर्तमान में उसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ये चारों एरिया में हम पता कर लेते हैं कि किस एरिया में विद्यार्थी को दिक्कत हो रही है। हो सकता है एक एरिया में दिक्कत हो, या हो सकता है 2 या 3, या हो सकता है चारों एरिया में दिक्कत हो। तो जहाँ पे हमें दिक्कत विद्यार्थी को देखने को मिलती है, वहाँ से हम आइडेंटिटी गोल सेट करते हैं। इस स्पीच एरिया में हम देखेंगे कि सेगमेंटल एरिया में है या नॉन सेगमेंटल एरिया में है या सुप्रा सेगमेंटल एरिया में है। यह सेगमेंटल एरिया में देखेंगे वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, जो डायग्राफ में संयुक्त जो अक्षर होते हैं, ये इनमें से कहाँ पर उसके उच्चारण में दिक्कत है, उन उच्चारण को हम सेगमेंटल एरिया में देख लेंगे। नॉन सेगमेंटल एरिया में देखेंगे पिच कंट्रोल, लाउडनेस कंट्रोल, ड्यूरेशन कंट्रोल, यानी कि यहाँ जो कंट्रोलिंग है विद्यार्थी के अंदर कंट्रोलिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो इन कमियों को हम पता करते हैं कि है कहाँ पे कमी इस विद्यार्थी में, इस स्पीच एरिया में है। सुप्रा सेगमेंटल में कि उसके बोलने का जो रेट है वो कैसा है, उतार चढ़ाव कैसा है, स्ट्रेस कैसा है,
टोन कैसा है, कि सुप्रा सेगमेंटल एरिया में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि विद्यार्थी को स्पीच एरिया है, इन तीनों एरिया में कहाँ पर कमी है, उन कमियों को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम का पता चल जाता है विद्यार्थी में समस्या कहाँ है। इसके बाद है लैंग्वेज एरिया। और लैंग्वेज जो होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है। अब रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो होती है इसका हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट हम कौन कौन से क्षेत्रों में कर सकते हैं, फोनेटिक्स का असेसमेंट कर सकते हैं, फोनोलॉजी का असेसमेंट कर सकते हैं, मोर्फोलॉजी का असेसमेंट कर सकते हैं, सिंटैक्स का, सिमेंटिक्स का, स्टाइल का, प्रैग्मेटिक्स का। ये सारे जो लैंग्वेज के क्षेत्र हैं, इन सारे लैंग्वेज के क्षेत्र में हम विद्यार्थी जब असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट करने के लिए हम कुछ टूल, स्टैंडर्डाइज टूल भी ले सकते हैं, या कुछ सेल्फ मेड टूल ले सकते हैं, या कुछ क्वेश्चनायर खुद तैयार कर सकते हैं। तो उनके द्वारा हम टेस्ट के द्वारा पता कर लेते हैं कि लैंग्वेज का जो एरिया है, इन सारे एरिया में किस एरिया में विद्यार्थी में कमी है। कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कम्युनिकेशन के विकल्प हैं, जो कम्युनिकेशन ऑप्शंस हमारे पास हैं, वो 4 मुख्यतः होते हैं। एक ओरल कम्युनिकेशन का मोड होता है, दूसरा मैनुअल कम्युनिकेशन का होता है, तीसरा बाइलिंगुअल होता है, चौथा टोटल कम्युनिकेशन का होता है। तो हमें ये देखना है कि जो विद्यार्थी का जो कम्युनिकेशन मोड है वो बेहतर ढंग से किस मोड में कम्युनिकेशन कर रहा है। अगर ओरल कम्युनिकेशन कर रहा है तो क्या ओरल कम्युनिकेशन में उसको कोई दिक्कत आ रही है, ओरल कम्युनिकेशन में जो दिक्कत आ रही है, कहाँ तक दिक्कत आ रही है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। या ओरल कम्युनिकेशन उसके अंदर नहीं है, केवल मैनुअल कम्युनिकेशन है, तो मैनुअल कम्युनिकेशन में उसको जो है इंडियन साइन लैंग्वेज में, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज में, या अमेरिकन साइन लैंग्वेज में, कौन सी साइन लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, उस साइन लैंग्वेज का प्रयोग करने में उसको कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। तो मैनुअल जो हमारे हस्तचालित जो संप्रेषण है उसमें जो दिक्कतें हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से बाइलिंगुअल जो कम्युनिकेशन है, यानी कि साइन लैंग्वेज भी है इसमें और आपकी ये मौखिक भाषा भी है, तो ये दोनों को मिश्रित रूप में अगर उसको दिक्कत आ रही है, दोनों के तारतम्यता में दिक्कत आ रही है, या एक बहुत बेहतर ढंग की हो रही है बाइलिंगुअल में, एक उसका ओरल बहुत ढंग से कर रहा हो, साइन लैंग्वेज उसको बहुत कम आता हो, साइन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आती हो, ओरल कम्युनिकेशन कम आता हो, तो अगर दोनों मोड को मिला करके बाइलिंगुअल मोड में अगर कम्युनिकेशन कर रहा है तो इसमें भी अगर उसको कुछ समस्या होती है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी तरह से टोटल कम्युनिकेशन का मोड है, इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे इसमें ये तीनों का जो आपके हैं ओरल, मैनुअल और बाइलिंगुअल कहीं ना कहीं मिल करके टोटल कम्युनिकेशन बनाते हैं। इसमें विद्यार्थी को कम्युनिकेशन में कहाँ दिक्कत आ रही है तो उसका भी असेसमेंट करके हम पता कर सकते हैं। अब एकेडमिक्स एरिया में आ जाते हैं। एकेडमिक्स एरिया में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जो हम स्कूल विषय पढ़ाते हैं। अब स्कूल विषय कौन कौन से हो सकते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस के बहुत सारे पेपर होते हैं, या आर्ट्स हैं, या बहुत सारे सब्जेक्ट जो भी स्कूल में चल रहे होते हैं। उन सब्जेक्ट्स में उसको किस सब्जेक्ट में उसकी कमजोरी है, या किस सब्जेक्ट में वो बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा है या औसत प्रदर्शन कर रहा है, तो हम सब्जेक्ट वाइज ही विद्यार्थी का असेसमेंट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा विद्यार्थी किस एरिया में कमजोर है, तो हमें चिन्हित करने में या उसको आइडेंटिफाई करने में समस्या नहीं होगी, हम अच्छे ढंग से पहचान कर पाएंगे। लेजर टाइम एक्टिविटीज़ में विद्यार्थी स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, या इंटरेस्ट है या नहीं है, गेम में इंटरेस्ट है या नहीं है, पार्टिसिपेट करता है नहीं करता है, योगा में इंटरेस्ट है या नहीं है, पार्टिसिपेट करता है नहीं करता है, सोशल, कल्चरल, नेशनल इवेंट्स जो होते हैं हमारे उसमें वो पार्टिसिपेट करता है नहीं करता है, क्योंकि ये सोशलाइजेशन के सब तरीके हैं। सोशल वर्क जो कुछ खाली समय में जैसे वृक्षारोपण हो गया, या मोहल्ले की साफ़ सफाई हो गई, या मोहल्ले में कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसमें उसको कॉपरेट करने की ज़रूरत है विद्यार्थी को, तो उनमें पार्टिसिपेट करता है नहीं करता है। इस तरह से SUPW का जो एक पेपर आप देखेंगे छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, सम यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, यानी कि कुछ जो रॉ मटेरियल हमारे पास होते हैं या कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उस वेस्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल से कुछ हम नया चीज़ तैयार कर दें जिससे कि हमारे लिए उपयोगी वस्तु बन करके तैयार हो जाए, जैसे कि पेन स्टैंड बना देना या कुछ डेकोरेशन का सामान बना देना। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो खाली समय की एक्टिविटीज़ हैं। तो इन एक्टिविटीज़ में विद्यार्थी प्रतिभाग करता है नहीं करता है, और करता है प्रतिभागिता किस लेवल की है। अगर प्रतिभागिता उसको बहुत कम है तो उस प्रतिभागिता को कैसे बढ़ाएं, और प्रतिभाग नहीं करता क्यों नहीं करता है, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं।
इसी तरह से डेली लिविंग जो स्किल्स है, इसमें विद्यार्थी को आईपी की जरूरत पड़ती है कि जैसे ब्रशिंग हो गया, बाथिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, क्लोथिंग हो गया, या एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें इस क्षेत्र में हो सकती हैं। तो ये सही ढंग से विद्यार्थी करता है नहीं करता, खासकर बहुत छोटे विद्यार्थी जो होते हैं, प्री प्राइमरी या जो हमारे जो प्रेप लेवल के जो बच्चे होते हैं, जो शुरुआत में स्कूल में आते हैं 2-3 साल के अंदर, ये सारी कमियाँ देखने को मिलती हैं। ये सही ढंग से विद्यार्थी कर पाता है नहीं कर पाता है, इसके लिए भी हमें आईपी करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ, इसमें देखेंगे कुछ पर्सनल केयर से संबंधित होते हैं, जिसमें हेल्थ से संबंधित हो सकता है, हाइजीन से संबंधित हो सकता है, न्यूट्रिशन से संबंधित हो सकता है। हेल्थ हाइजीन से मतलब कि कोई बच्चा नाखून नहीं काटता है, या कोई बच्चा जो है नहाता नहीं तो उसके बाल गंदे होते हैं, या शरीर गंदा होता है, या दांत गंदे होते हैं, या फिर उसका वो हाइजीनिक रूप से अच्छे ढंग से नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आईपी करने की जरूरत पड़ती है। और इसी तरह से जो साइकोलॉजिकल या बिहेवियर प्रॉब्लम्स बच्चे में होती हैं, ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई को डैमेज करता है, पढ़ाई लिखाई को प्रभावित करता है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे, हो सकता है विद्यार्थी में कुछ स्ट्रेस हो सकता है कि एंग्रीनेस, बहुत गुस्सा करता हो, या हो सकता है उसमें अकेलापन उसमें हो, आइसोलेशन हो, या एग्जाइटी हो, या डिप्रेशन हो, या इरिटेबिलिटी हो, या मिस बिहेवियर बच्चा करता हो। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इन एरिया में विद्यार्थी को आईपी की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया का शिकार बच्चा हो, इस प्रॉब्लम्स को भी दूर करने की जरूरत होगी, तभी वो बेहतर ढंग से सीख पाएगा। या कुछ अदर एरियाज होते हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई, अगर हमें कुछ होता है, इन सबके अलावा भी कुछ विद्यार्थी में कमी देखने को मिलती है, उसका भी असेसमेंट करेंगे और उसमें भी आईपी तैयार करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर आप जो आपके ट्रेनिज होंगे, या खुद यहाँ पे ट्रेनिज जुड़े होंगे, या जो हमारे स्पेशल एजुकेटर साथी लोग होते हैं, वो करते क्या हैं कि देखते होंगे कि ज़्यादातर जो आईपी करते हैं वो एकेडमिक्स में करते हैं। एकेडमिक मतलब है कि जो स्कूल के सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट को चुन लेते हैं, और ख़ासकर लैंग्वेज वाले एरिया विशेषकर जो है ट्रेनिंग चुनते हैं। और लैंग्वेज एरिया में क्या करेंगे, 5 फलों के कार्ड बना लेंगे, 5 सब्जियों के कार्ड बना लेंगे, 5 जो है फलों क्या कहते हैं बर्तनों के कार्ड बना लेंगे, या 5 जो है कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, उनको 5-5, 10-10 कार्ड बना लेते हैं, और उन्हीं से आ से अमरूद, बड़ा से आम, ई से इमली, वही कराते रहते हैं। और वो सोचते हैं कि हमारे विद्यार्थी डेवलपमेंट सही ढंग का हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये आईपी का सही तरीका नहीं है। केवल एकेडमिक एरिया में विद्यार्थी कमज़ोर नहीं होगा, बल्कि जो एरिया आपको यहाँ पे बताए गए हैं, ये सारे एरिया क्या कहते हैं, ये जो 8 एरिया, सॉरी, ये जो आपको 11 एरिया जिसमें बताए गए हैं, मुख्यतः 10 एरिया, 11वां एरिया वो है जिसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन आपको करने को मिलता है। तो ये जो 11 एरिया हैं, इस 11 एरिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में विद्यार्थी की कमी देखने को मिलेगी। और जिन 11 एरिया में कहीं भी कमी देखने को मिलती है, जहाँ भी कमी देखने को मिलेगी, वहीं पे आपको आईपी तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि एक एरिया दूसरे एरिया को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि ये बच्चे नॉर्मल स्ट्रीम के बच्चे नहीं हैं, मेन स्ट्रीम के बच्चे नहीं हैं, ये श्रवण बाधित बच्चे हैं। तो श्रवण बाधित बच्चे का सबसे बड़ी जो समस्या कहाँ से शुरू होती है, हियरिंग से। उसके पास हियरिंग नहीं है, और हियरिंग नहीं है तो उसके कारण उसका जो है स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, एकेडमिक्स, ये सारे जो स्किल्स होते हैं, सारे जो एरियाज होते हैं, कहीं ना कहीं केवल हियरिंग ना होने के कारण प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हम केवल उसका एकेडमिक लेकर के चलते हैं कि हम एकेडमिक सुधार देंगे तो विद्यार्थी में वो सारे एरिया सुधर जाएंगे। तो शायद हम गलत सोचते हैं। हमें एकेडमिक का आईपी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं श्रवण बाधित बच्चों के लिए कि जहाँ पे हमें आईपी करने की ज़रूरत होती है। तो आईपी हमें कई एरिया में करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम एनालिसिस, जो तीसरा पॉइंट था प्रॉब्लम एनालिसिस। अब जो प्रॉब्लम बच्चे को हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई कर लिया था इस एरिया में। ये तीसरा जो था हमारा, यहाँ पे हमने प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कर लिया था। पहले में क्या किया था, बच्चे का सिलेक्शन किया था। दूसरे में हमने बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया, और तीसरे में हम क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम बच्चे में देखने को मिली, उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या यूज करने की जरूरत पड़ेगी, बुक ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट की जो बुक्स होती हैं उसको उसका हम प्रयोग कर सकते हैं।
पिक्टोरियल बुक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकुलेशन बिल बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड लिस्ट फाइल का प्रयोग कर सकते हैं, मैथमेटिकल टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ऑडियोग्राम का उपयोग कर सकते हैं, लिसनिंग बिहेवियर टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, स्पीच टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, रीडिंग टेस्ट, राइटिंग टेस्ट, केस हिस्ट्री एंड अदर टेस्ट जो भी उससे रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे टेस्ट हम जहाँ पे जिस टेस्ट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस सामग्री की ज़रूरत होती है, उस सामग्री को हम उपयोग करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली जिस एरिया विद्यार्थी की कमी है उस एरिया में कहाँ पे कमी है, उस कमी को हम क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, यानी कि अलग अलग कर लेते हैं कि क्या क्या कमियाँ विद्यार्थी में है, इससे हमें पता चल जाता है। अब तीसरे एरिया में जब विद्यार्थी के पता चल जाता है कि समस्या कहाँ है, तो फिर हम क्या करते हैं, सेलेक्टिंग अ गोल। हम गोल सेलेक्ट करते हैं कि विद्यार्थी में हमने कमियों को क्या किया, एनालिसिस कर लिया, ये कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए हम 2-3 तरह के गोल सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, मिड टर्म गोल्स को ज़्यादातर लोग नहीं रखते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स को 2 गोल्स रख लेते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल्स में हम ये रखते हैं कि मान लिया हमने 3 महीने का टारगेट रखा है कि जो हमारे बच्चे में जो प्रॉब्लम पाई गई है और हमने एनालिसिस किया था, उसको बिंदुवार हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल में 3 महीने के लिए हम उसको सेट कर देंगे कि 3 महीने में ये जो कमी थी विद्यार्थी में, हम इस कमी को सुधार लेंगे। इस तरह से वो लॉन्ग टर्म गोल में उसको सेट कर देते हैं। मिड टर्म गोल हो सकता है हम 1.5 महीने सेट कर लें, तो 3 महीने का था लॉन्ग टर्म, 1.5 महीने में हम इतना कर लेंगे और बाकी 1.5 महीने में इतना कर लेंगे। उसको हम बांट दें लॉन्ग टर्म गोल को 2 पार्ट में। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल, उसको हम क्या करेंगे, वीकली हो सकता है कर लें कि हमारे पास अगर 3 महीने का है तो उसको शॉर्ट टर्म में हर एक सप्ताह के लिए हम गोल सेट कर लें कि सप्ताह में ये करेंगे, सप्ताह में ये करेंगे, सप्ताह में ये करेंगे। तो वीकली हम जो है गोल सेट कर सकते हैं। तो हमें जो जब गोल सेट कर लेते हैं तो गोल कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। गोल स्मार्ट मतलब क्या हुआ, एस से मतलब होता है स्पेसिफिक, एम से मतलब होता है मेजरेबल, ए से मतलब होता है अटेनेबल, और आर का मतलब होता है रिलेवेंट, और टी का मतलब होता है टाइम बेस्ड। स्पेसिफिक मतलब कि जिस एरिया को आप पता चला था कि विद्यार्थी में इस एरिया में कमी है और आपने एनालिसिस भी कर लिया था, तो उसी एनालिसिस के आधार पर स्पेसिफिक रूप से कि विद्यार्थी में ये कमी है, हम इसको 3 महीने में या इतने दिन में इसको दूर कर लेंगे। स्पेसिफिक होना चाहिए कि हम इसी एरिया में विद्यार्थी की कमी को दूर करेंगे। अब वो जो इसके बाद कह रहा है जो स्पेसिफिक होगा वो मेजरेबल भी होगा। भाई हम उसको मापन भी कर सकें कि हमने जो गोल सेट किया था वो उसको जो हम अगर अचीव करेंगे तो क्या उसको माप कर पाएंगे कि हमने किया या नहीं किया है। तो मेजरेबल भी होना चाहिए और प्राप्त करने योग्य अटेनेबल हो, कि हम ऐसा गोल सेट ना कर दें कि पता चला कि 5 साल तक उस पर लगे रहें और हम 5 साल तक उस गोल को अचीव ना कर पाएँ। मतलब कि वो प्राप्त करने योग्य हो। हम 3 महीने का अगर हमने गोल रखा हुआ है तो हो सकता है कि जो हमने किया था कि 100% उस गोल को अचीव कर लेंगे, तो हो सकता है कि हम 100% उस गोल को अचीव ना कर पाएँ, लेकिन हो सकता है कि 80% कर लें, 20% रह जाए। जब 20% रह जाएगा हम अगले गोल सेट कर लेंगे, अगला गोल में ले लेंगे 3 महीने के बाद वाले जो अगला 3 महीने हम सेट करेंगे उसमें उसको कुछ और नया गोल लेकर के उसको उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो प्राप्त करने योग्य हो, रिलेवेंट हो, मतलब जो संबंधित हो, विद्यार्थी संबंधित हो, उसकी कमियां से संबंधित हो, उसकी कमियों को दूर करने से संबंधित हो, यानी गोल जो होना चाहिए रिलेवेंट होना चाहिए, जिससे कि हम उसी कमी को दूर करें जिस कमी को हम बच्चे में इंगित किए हैं, और हम फालतू की चीज़ें इसमें ला करके ना डाल दें कि जिनका हमें कोई लेना देना ना हो। और टाइम बेस्ड, मैंने कहा था कि 3 महीने के अगर हमने टारगेट रखा हुआ है तो टाइम बेस्ड होना चाहिए कि हम उस 3 महीने में उस गोल को अचीव कर लें। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो हमारा गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रिलेवेंट हो और टाइम बेस्ड हो। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, जब आपने गोल सेट कर लिया तो गोल सेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, गोल सेट करने के बाद आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा। कैसा प्लान तैयार करना पड़ेगा, लेसन प्लान।
अब लेसन प्लान में क्या होता है कि जैसे आपने लॉन्ग टर्म गोल सेट किया था, हमने कहा था कि हम 3 महीने में इस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर लेंगे। फिर हमने कहा था कि ये दूसरा जो हमारा है ये है हमारा शॉर्ट टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल में हमने रखा था कि हम 1 हफ्ते में या 1 सप्ताह में इस गोल को अचीव कर लेंगे। तो जो शॉर्ट टर्म गोल है उसको हमने फिर तोड़ दिया। तोड़ कैसे दिया? पर डे में तोड़ दिया कि हम इस दिन हमारे पास 6 दिन हैं और 6 दिन में हम 5 दिन पढ़ाएंगे और 6वें दिन हम क्या करेंगे? इवैल्यूएशन करेंगे। अब 5 दिन के लिए हमें पर डे एक लेसन प्लान आईपी का तैयार करना पड़ेगा। अब उस लेसन प्लान में गोल का एक छोटा सा हिस्सा हमें लेना है, क्योंकि हमारा गोल लॉन्ग टर्म गोल क्या था? 1 महीने का था, 3 महीने का था। शॉर्ट टर्म गोल हमारा क्या कहते हैं 1 सप्ताह का था और हमारा लेसन प्लान पर डे का है। तो शॉर्ट टर्म गोल से हमें एक छोटा सा एरिया लेना है, क्योंकि हमने वीकली लिया था कि हम 6 दिन में बच्चे की डेवलपमेंट करेंगे। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे 5 दिन में डेवलपमेंट करना है, 6ठे दिन हमें असेसमेंट करना है। तो 5 दिन का हम लेसन प्लान तैयार करेंगे, तो 5 लेसन प्लान 1 सप्ताह में तैयार होंगे। तो उस 5 लेसन प्लान को हम पर डे लिखेंगे। जैसे आज हमने एक लेसन प्लान तैयार किया कि हम विद्यार्थी में आज जिस चीज़ का डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो वो गोल में हमारा जो लेसन प्लान होगा उस केवल उसी स्पेसिफिक जो हमारा उस दिन का जो हमारा गोल है करंट डे का, उस करंट डे के गोल पे हम यहाँ पे प्लान तैयार करेंगे। हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ यहाँ पे नहीं लाएंगे। इस तरह से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हम लेसन प्लान पर डे नया तैयार करेंगे और पढ़ाएंगे। और 6वां दिन क्या होगा? हम जो हमने 5 दिन पढ़ाया था उसको 6वें दिन असेसमेंट कर लेंगे। और इसके साथ ही जो पर डे भी हमारा असेसमेंट होता है, हर एक लेसन प्लान में भी लास्ट में असेसमेंट होता है। तो हर डे मतलब प्रतिदिन असेसमेंट हो रहा है और फिर लास्ट डे भी असेसमेंट हो रहा है। अब हमारा जो लेसन प्लान होगा उसमें हम टीचिंग पॉइंट्स, हम क्या क्या बच्चे को सिखाने वाले हैं, टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर लेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सब उस लेसन प्लान में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे हम उसको कौन सा ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे लिख लेंगे। फिर जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, टीचर कौन कौन से एक्टिविटी, ये जो आपका टीचिंग पॉइंट्स है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए टीचर कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा और जो एक्टिविटी टीचर कर रहा होगा उस एक्टिविटी के दौरान विद्यार्थी क्या कर रहा होगा, और उसके बाद एक्टिविटी करने के बाद विद्यार्थियों के रिस्पॉन्स के बाद हम पार्शियल इवैल्यूएशन उस काम में करते हैं कि हमने विद्यार्थियों के लिए काम किया था और ये इसका इवैल्यूएशन है। हम लगातार इवैल्यूएशन पूरी पार्ट में करते चले जाएँ। इसी तरह से फिर उसी जो आपका लेसन प्लान में उसमें रिकैपिचुलेशन भी होता है, दोहराव भी होता है, यानी रिवीजन, यानी फिर इवैल्यूएशन, और उसके बाद उस काम में हम लास्ट में होम असाइनमेंट भी दे देते हैं। अब देखिए जो 6वां हमने कहा था ये बहुत कम लोग इसको इंक्लूड करते हैं अपने आईपी में, प्रिपेयरिंग असिस्टिव मटेरियल्स। अब जो असिस्टिव मटेरियल्स हैं इसको पॉइंट्स के रूप में बहुत कम लोग मानते हैं। उनका मानना है कि भाई हम प्लान तैयार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है असिस्टिव मटेरियल हम तैयार करेंगे। लेकिन हमें प्लान जब तैयार करते हैं, जैसे हमारा प्लान तैयार हो जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि स्पेसिफिक जो हमारा ये गोल है, इस गोल को सिखाने के लिए या इस जो गोल को डेवलप करने के लिए विद्यार्थी में हमें किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी, लेसन प्लान तैयार करने के तुरंत बाद हमें पता चल जाता है। हमें पहले से पता नहीं होता है कि हम इस पाठ को पढ़ाएंगे तो किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पता होगा लेकिन गहराई से आपको पता नहीं होगा। लेकिन जब आप प्लान बना लेते हैं तब आपको पता चलता है कि इसको हम बेहतर ढंग से विद्यार्थी को कौन कौन सामग्री का उपयोग करके सिखा पाएंगे। तो ये ऑडियो कुछ मटेरियल्स हो सकते हैं, कुछ वीडियो मटेरियल्स हो सकते हैं, कुछ विजुअल मटेरियल्स हो सकते हैं, कुछ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स हो सकते हैं। अब ऑडियो मटेरियल्स में हो सकता है कुछ हमारे पास सीडी हो या कुछ ऐसी कुछ हमारे पास पेन ड्राइव में कुछ मटेरियल हो या हमारे हार्ड डिस्क में कुछ मटेरियल्स हो या कुछ हमारे पास कुछ ऐसे वॉइस के रूप में कुछ ऐसी चीज़ हो। मोबाइल में भी कुछ हो सकता है जिसको हम सुना करके विद्यार्थियों में कुछ अपना जो हमारा गोल है उस गोल को डेवलप कर पाएँ। कुछ हम दिखा करके कर सकते हैं,
इसमें जो कुछ हमारे जो ट्रेनिंग होते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं, वो कुछ बना करके भी, जैसे फ्लैश कार्ड हुआ, फ्लैश कार्ड के अंदर चित्र कार्ड, शब्द कार्ड, वाक्य पट्टी, चार्ट या कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनको भी हम तैयार करके रख सकते हैं उस विषय को सिखाने के लिए। खासकर हमारे जो कुछ IT साथी जुड़े होंगे तो देखते होंगे कि उन्होंने बहुत सारा चित्र कार्ड और शब्द कार्ड और क्या कहते हैं इस तरह के चार्ट वगैरह कुछ तैयार किए होंगे, जो कि एक बार मुझे लगता है तैयार करते हैं वो वर्षों बरस चलता रहता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो है पाठ के हिसाब से सारी चीज़ें तैयार होती हैं। कुछ ऑडियो विजुअल हमारे पास कुछ मटेरियल्स हो सकते हैं जिनको दिखा भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई मूवी हो सकती है, कोई फिल्म हो सकती है, वीडियो क्लिप हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको कि हम दिखा भी सकें और सुना भी सकें। इस तरह का भी कुछ मटेरियल हमें उस पाठ योजना जो हमने तैयार की थी उसके लिए हमें तैयार करनी पड़ेगी। चित्र है, मॉडल्स हैं, मानचित्र हैं, ग्लोब हैं, या फिर जो मार्केट से भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भी आप ला करके यूज कर सकते हैं। रेडीमेड कुछ होते हैं और कुछ सेल्फ मेड होते हैं। एग्जीक्यूशन, अब सातवां जो पॉइंट आता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान को आप लागू करेंगे। अब लागू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे स्कूल में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं कि जब हम IP कर रहे होते हैं तो हमें मुख्यतः 4 तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। पहला रिसोर्स होता है फिजिकल, दूसरा टेक्निकल, तीसरा ह्यूमन और चौथा फाइनेंशियल। यही 4 तरह के रिसोर्स होते हैं। कोई भी काम हम जब पूरा करते हैं, कोई भी काम हम जब पूरा कर रहे होते हैं तो ये 4 जो रिसोर्सेज हैं, अगर इनमें से कोई एक रिसोर्स को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो हमारा जो प्लान हमने जो तैयार किया था वो पूरा नहीं होगा। फिजिकल रिसोर्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि जब हम विद्यार्थी को IP कर रहे होते हैं तो हमें एप्रोप्रिएट रूम चाहिए। अगर हम विद्यार्थी को हमने IP तैयार किया ऑडिटरी ट्रेनिंग के, तो ऑडिटरी ट्रेनिंग हम खुले में नहीं करा सकते कि पार्क में खेले जाएँ या बाहर जो मैदान में करा दें। उसके लिए ऑडिटरी जो थेरेपी का जो ऑडिटरी ट्रेनिंग का रूम होता है, एकॉस्टिक टाइल्स लगे हुए, मतलब साउंड प्रूफ रूम वो चाहिए। हम बाहर नहीं करा सकते हैं। स्पीच थेरेपी देना है, हम खुले में ले जा करके नहीं करा सकते हैं, बच्चे का ध्यान इधर उधर जाएगा, उसके लिए रूम की ज़रूरत पड़ेगी या ऐसे स्थान की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे शांतमय वातावरण हो और जहाँ पे हम स्पीच थेरेपी दे सकें और ऑडिटरी ट्रेनिंग दे सकें, या जहाँ पे बच्चे कंसंट्रेट होकर पढ़ सकें, या जहाँ पे बच्चे के पढ़ने के लिए संबंधित जो माहौल है वो माहौल अच्छे ढंग का हो, तो वहाँ पे हमें उस रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कौन से रिसोर्स की? फिजिकल रिसोर्स। तो प्लान को लागू करने के लिए हमें फिजिकल रिसोर्स की ज़रूरत है। दूसरा है टेक्निकल रिसोर्स की। अब टेक्निकल रिसोर्स के अंतर्गत हम देखेंगे एप्रोप्रिएट एड्स एंड कंसेप्ट। हो सकता है कि बच्चे के लिए हमें हियरिंग एड की ज़रूरत हो, जो कि बच्चे के पास हो सकता है इंडिविजुअल हियरिंग एड हो, तो हमें हो सकता है ग्रुप हियरिंग एड की ज़रूरत हो, हमें या फिर हमें स्पीच ट्रेनर की ज़रूरत हो या फिर हमें कुछ ऐसे एड्स की ज़रूरत हो जो कि उसको सिखाने में हमें मदद कर रहा हो सकता है कि हमें ओवरहेड प्रोजेक्टर की ज़रूरत हो सकता है कि हमें कोई लैपटॉप की ज़रूरत हो, या हो सकता है कि ऐसे कुछ एड्स अप्रेंटिस हो जिसके द्वारा हम विद्यार्थी को बेहतर ढंग से सिखा पाएँ उस चीज़ को। तो हमें टेक्निकल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन रिसोर्स, अब इसके अंतर्गत टीचर केवल अकेले तो IP नहीं कर लेगा, उसमें हो सकता है कि ऑडियोलॉजिस्ट भी हो जो कि उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग दिलाए, हो सकता है स्पीच थेरेपी हो जो उसको स्पीच से संबंधित ट्रेनिंग दिलाए, हो सकता है कि लैंग्वेज स्पेशलिस्ट हो जो उसको भाषा की ट्रेनिंग दे, हो सकता है साइकोलॉजिस्ट हो जो उसको जो मानसिक जो समस्याएं हैं उसको निराकरण से संबंधित हो, या हो सकता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट हो जो शारीरिक समस्या उसके लिए ज़रूरत हो सकता है कोई चिकित्सक या डॉक्टर या कोई ऐसा एक्सपर्ट व्यक्ति हो जो कि बच्चे के साथ काम कर रहा हो, तो ह्यूमन रिसोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल रिसोर्स की मतलब इसके बिना तो सारी चीज़ें अधूरी हैं। ऊपर के सारे रिसोर्सेज फाइनेंशियल के द्वारा ही हमें पूरा होता है, चाहे फिजिकल हो, टेक्निकल हो या ह्यूमन हो। अगर हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है तो ऊपर के तीनों रिसोर्स हम आयत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्रोतों की जड़ है। हो सकता है कि इसमें जो है बहुत सारे टीचर अपनी जेब से पैसा खर्च करके सारे कार्ड, सारे चार्ट, सारे PLM, सारे चीज़ें तैयार करते हैं अपनी जेब से पैसा लगा करके, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिसोर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम प्लान को लागू करते हैं तो उस प्लान को लागू करने के लिए हमें इन सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, तभी हम उस प्लान को बेहतर ढंग से लागू कर पाएंगे।
हमने असेसमेंट की बात किया था कि आप विद्यार्थी, लास्ट वाला जो पॉइंट आपके था असेसमेंट का, तो असेसमेंट हम डेली असेसमेंट कर सकते हैं, वीकली असेसमेंट कर सकते हैं, मंथली असेसमेंट कर सकते हैं, क्वार्टरली असेसमेंट कर सकते हैं, या एनुअल असेसमेंट कर सकते हैं। अब इससे मतलब क्या हुआ कि डेली जो हम प्लान बना रहे थे, हम डेली असेसमेंट कर रहे हैं। जैसे हमने प्लान पढ़ाया, लास्ट में असेसमेंट कर लिया, या हमने जो 5 दिन पढ़ाया, हमने 6वें दिन जाकर के असेसमेंट कर लिया तो वीकली हो गया। या हमने जो मिड टर्म गोल रखा था, हमने 1 महीने में असेसमेंट कर लिया तो हमारा मिड टर्म हो गया। क्या हो सकता है कि हमने 1 साल का गोल सेट किया था, हमने उसको क्वार्टरली 6 महीने में असेसमेंट कर लिया, या फिर हमने पूरे साल में असेसमेंट किया। तो जो असेसमेंट हमारा होता है वो प्रॉपर चलता रहता है, पर डे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल। असेसमेंट हमारा रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मूल्यांकन जो होता है वो लगातार चलता रहता है, हमें लगातार असेसमेंट करने की जरूरत होती है, और इस असेसमेंट के लिए हमें असेसमेंट टूल्स की जरूरत पड़ती है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव 2 तरह के टूल होते हैं। हमें उतना गहराई में हमें नहीं जाना है क्योंकि हम रिसर्च नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमें क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव टूल्स में से जो हमारा उपयुक्त जो टूल होगा, जो कि विद्यार्थी की परफॉर्मेंस को अच्छे ढंग से असेस कर पाए, उस टूल को हम लागू करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है, ये हमें पता चल जाए। तो चलिए, हमारा ये जो टारगेट हुआ पूरा हुआ। जैसे कि कह रहे हैं, नॉट एन एंड, व्हाट द चाइल्ड हैज नॉट लर्न फ्रॉम द सेट गोल्स विल बी रीप्रोसेस्ड। मतलब कि जो हमने गोल सेट किया था, उस गोल में अगर विद्यार्थी को हम जब सिखाने बैठते हैं, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि उसमें से सिखाने से रह गई हैं, या विद्यार्थी उस गोल को नहीं सीख पाया है, तो उस गोल को दोबारा अचीव करने के लिए जितनी चीज़ें रह गई थी, उन चीज़ों को फिर हम कलेक्ट करेंगे और नए सिरे से फिर हम गोल सेट करेंगे, और फिर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, और फिर नए सिरे से आईपी पे हम काम करेंगे। ये हमारा जो हुआ आईपी का जो हमारा आज का टॉपिक था, खत्म हुआ। थैंक यू।